हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ विकास परख सितंबर 2021 का भाग 3। भाग 1 और 2 मैंने अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आप लोग जाकर देख लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए हैं, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सेल ने दुगनी क्षमता वाले ग्रेड की पटरी तैयार की। तो एशिया के सबसे बड़े आयरन एंड स्टील रिसर्च सेंटर सेल के आयरन एंड स्टील रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और भिलाई इस्पात संयंत्र के इंजीनियरों ने मिलकर निकल, क्रोमियम और कॉपर अर्थात एनसीसी ग्रेड रेल के लिए एक द्वितीय वेल्डिंग और पोस्ट वेल्ड नियंत्रित कूलिंग प्रोग्राम विकसित किया है। बीएसपी दुनिया में एनसीसी रेल का एकमात्र उत्पादक है जिसे सेल के आरडीसीआईएस, रेलवे के अनुसंधान विंग आरडीएसओ और आईआईटी कानपुर के सहयोग से प्रौद्योगिकी मिशन ने विकसित किया है। इस प्रकार वेल्डिंग जॉइंट के अनुमोदन परीक्षण को सफलतापूर्वक मंजूरी दी गई है। इस प्रकार जो स्वीकार्य वेल्ड जॉइंट के विकास ने बीएसपी को इन रेलों को 260 मीटर वेल्डेड पैनल के साथ आपूर्ति करने में सक्षम बनाया है। भारतीय रेलवे तटीय क्षेत्रों में ट्रैक बिछाने के लिए 260 मीटर वेल्डेड पैनल में इन रेलों को तलाश कर रहा था, जो अब पूरी हुई। तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल संक्षारक वातावरण के तहत एनसीसी रेल सामान्य रेल की तुलना में दोगुने समय तक चलने की गारंटी देता है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन। तो छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन को प्रगति की समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का काम एक अभियान के रूप में किया जा रहा है। वर्ष 2023 तक राज्य के हर घर में मुफ्त नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? तो 2023 तक रखा गया है। इस ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस मिशन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर मान से जल की आपूर्ति की जाएगी। 55 लीटर। राज्य सरकार की नरवा विकास योजना में वाटर रिचार्जिंग का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। क्या चीज़ का? वाटर रिचार्जिंग का। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक देश के हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है और बहुत से राज्य इस लक्ष्य को तेजी से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस मिशन के लिए राज्यों को समान रूप से 50% राशि उपलब्ध कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में 22,14,000 परिवारों को नल कनेक्शन देने के लिए कार्य योजना अनुमोदित की गई है और राज्य की 5,044 गाँव में 14,10,000 परिवारों को नल कनेक्शन देने के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5,044 गाँवों में 14,10,000 परिवारों को। उसके बाद यहाँ देखते हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 39,41,000 से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जाना है। उन्होंने बताया कि समस्त गाँव में जल और स्वच्छता समिति का गठन कर ग्राम कार्य योजना तैयार कर ली गई है। साथ ही साथ राज्य के फ्लोराइड प्रभावित 150 बसाहटों में सोलर आधारित इलेक्ट्रो डिफ्लोरिडेशन प्लांट की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला के साथ ही 27 जिलों, 22 उपखंड स्तरीय और 18 मोबाइल प्रयोगशाला संचालित की जा रही है। उसके बाद यहाँ और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात है कि वैक्सीनेशन में 100% किसका हो गया है? तो रायगढ़ का हो गया है। यहाँ बताया गया, आप देख सकते हैं कि 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पाने वाला रायगढ़ प्रदेश का पहला जिला बना, जहाँ हर ब्लॉक में 18+ और 45+ आयु के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है। लोगों में जागरूकता की कमी से
लोइंग, खरसिया, धर्मजयगढ़, लेलुंगा और सारंगगढ़ में वैक्सीन की रफ्तार कुछ धीमी थी। इन इलाकों में 100 वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए विशेष अभियान छेड़ा और 13 दिन में ही 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में सफलता पाई है। जिले में महाअभियान चलाकर एक दिन में 1,44,000 लोग वैक्सीन लगाई गई थी। इस अभियान को 26 जून को एक साथ पूरे जिले भर में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 26 जून को चलाया गया था। तो कहाँ हुआ है? तो रायगढ़ में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, रायगढ़ में 100% मतलब पहला डोज 100% लग चुका है, 18 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि पहला एथेनॉल प्लांट कबीरधाम जिले में, इसको हम लोग पहले देख चुके हैं, एक बार और देख लीजिए आप। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट कबीरधाम जिले में स्थापित किया जाएगा। एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए प्रदेश के प्रथम भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के खाली भूखंड में 35 एकड़ भूमि को चिन्हांकित किया गया है। सहकारी विभाग ने एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए ड्राइंग डिजाइन भी तैयार करना शुरू कर ली है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अब जल्द ही जल्द इसका काम चालू हो जाएगा फिर उत्पादन का। छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान करेगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन जो मजदूर हैं उन्हें 6,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो गांव के भूमिहीन किसान, जो भूमिहीन मजदूर हैं उन्हें दिया जाएगा, बस भूमिहीन मजदूरों को। उसके बाद हम लोग यहाँ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं तो 2 करोड़ रुपए का प्रावधान के साथ योजना शुरू की गई थी। इससे 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई को राज्य विधानसभा में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के लिए स्वीकृति राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है। योजना का उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। तो यह योजना ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए है। उनको न्यूनतम मजदूरी के साथ सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह न्यूनतम वेतन उन्हें बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए मदद करेगा। लाभार्थियों को उनका लाभ 31 मार्च 2022 से पहले प्राप्त होगा। 31 मार्च 2022 से पहले प्राप्त होगा। और सुनिश्चित राशि की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो लाभार्थी होंगे उनके परिवारों को सालाना कितना मिलेगा? तो 6,000 रुपये सालाना राशि इन लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चलते हैं, निवारण तंत्र। तो इस योजना में लाभार्थियों के बैंक खाते में संबंधित किसी भी विसंगतियों को 15 दिन के भीतर हल करने के लिए एक तंत्र का भी प्रावधान किया गया ताकि किसी भी चीज़ों में दिक्कत ना हो लोगों को। यह योजना मनरेगा और ठेका श्रमिकों को कवर करने पर केंद्रित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में नाइयों, लोहारों, धोबी या फिर जो पुजारियों जैसे लाभार्थियों को भी सहायता प्रदान करेगा। वे कैसे लाभ उठा सकते हैं तो ये देख लीजिए। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना के लाभार्थी 1 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक समर्पित जो पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। मतलब 1 सितंबर से 30 नवंबर तक। ध्यान दीजिएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मतलब 3 महीने का टाइम रहेगा। 1 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक जो समर्पित पोर्टल होंगे उन पोर्टल में इन्हें पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, बांधों और जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी पानी। तो कैसे मिलेगी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जल संसाधन विभाग ने गंगरेल सहित राज्य के सभी बांधों और जलाशयों से खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए तत्काल पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। 15 अगस्त की स्थिति में राज्य में 12 बृहद परियोजना में 68.13% जल भराव है, जबकि
34 मध्यम सिंचाई परियोजना में 51.14% पानी है। बीते वर्ष इसी अवधि में सिंचाई परियोजना में क्रमशः 78% और 67% जल भराव था। तो ध्यान दीजिएगा, जो 12 बृहद है उसमें 68.13% और जो मध्यम सिंचाई परियोजना जो 34 है उसमें 51.14% जल भराव है। गंगरेल में आज की स्थिति में मात्र 39% जल उपलब्ध है। गंगरेल में कैचमेंट के इलाके में अल्प वर्षा की वजह से यह स्थिति बनी है। वहीं तांदुला जलाशय में जल भराव 17% है। ऐसी स्थिति में तांदुला से अल्प मात्रा में ही सिंचाई के लिए जलापूर्ति हो सकेगी। साथ में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए लगातार पानी दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे देखते हैं तो राजनांदगांव जिले में इस जलाशयों पे एक बार ध्यान दीजिएगा, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ट्रिपल स्टार, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला। तो जो ये पिपरिया जलाशय, मोंगरा बैराज, सूखा नाला बैराज और रूसे जलाशय, ये सब कहाँ हैं? तो ये सब हैं राजनांदगांव जिले में। उसके बाद अगर हम लोग कबीरधाम जिले की बात करें तो यहाँ पास सरौदा है, छीर पानी है, बैरहा खार है। ये कहाँ पड़ता है? कबीरधाम में पड़ता है। उसके बाद दुर्ग जिले की बात करें तो यहाँ खपरी जलाशय है। फिर महासमुंद की बात करें तो यहाँ टेसुआ और रायपुर के कुम्हारी। उसके बाद यहाँ बलौदा बाजार की बात करें तो बलार। धमतरी की बात करें तो सोदूर जलाशय है धमतरी में। बस्तर की बात करें तो यहाँ कोसार टेढ़ा है। उसके बाद मुंगेली की अगर बात की जाए, कोसार टेढ़ा के बाद मुंगेली में है मनियारी जलाशय। बिलासपुर जिले की बात किया जाए तो अरपा भैंसाझार और खारंग, ये दो जलाशय, अरपा भैंसाझार और खारंग। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर में अरपा भैंसाझार और खारंग। उसके बाद यहाँ कांकेर का देखते हैं तो पलारकोट जलाशय है और एक घुघुआ जलाशय है। उसके बाद कोरबा का है बांगो परियोजना। रायगढ़ का है कैलो बैराज। और अगर सरगुजा की बात करें तो घुनघुट्टा कहा जाता है या फिर श्याम घुनघुट्टा परियोजना, ये हो गया एक। दूसरा बरनाई, तीसरा कुंवरपुर जलाशय परियोजना। वहीं अगर कोरिया जिले की हम लोग बात करें तो गेज एवं झुमका जलाशय, ये दो जगह जो है, ये दो जगह क्या है, यहाँ से सिंचाई के लिए जल मिल सकते हैं। तो ये चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे कि खपरी जलाशय का है तो आपको पता होना चाहिए कि दुर्ग में है। छीर पानी पूछ दिया तो पता होना चाहिए कि कबीरधाम में है। या अचानक से अगर पूछ देता है कि पलारकोट कहाँ है तो कांकेर में है। ऐसे तो ये इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं पुरस्कार और सम्मान। तो साइरस पूनावाला, ये जो है पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक व्यवसायी साइरस पूनावाला को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता नामित किया है। किसका किया है? तो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 साइरस पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। अभी जो कोविशील्ड ये सब बना वो इन्हीं की कंपनी के द्वारा उसे बनाया गया है। और कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया है? तो बायोकॉम के द्वारा। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चलते हैं तो देखते हैं भुवनेश्वर 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने अपने लोगों को कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल किया है। इसके अतिरिक्त लगभग 1 लाख प्रवासी कामगारों को भी राजधानी शहर में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। तो अगर पूरे भारत में बात करें तो 100% कोविड टीकाकरण कौन? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी। और अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में बात करें तो कहाँ? तो रायगढ़ में, रायगढ़ जिले में। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं, रायगढ़ जिले के बाद यहाँ चलते हैं, इंदौर बना भारत का पहला वाटर प्लस शहर। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है।
यह प्रमाणन कैसे प्रदान किया जाता है? तो प्रमाणन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि गंदा पानी किसी नदी या नाले में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा शहर के 30% सीवर जो है पानी की पुनर्चक्रित और पुनः उपयोग करने की आवश्यकता है। तीसरा, सार्वजनिक शौचालयों को सीवर लाइन से जोड़ा जाना चाहिए और इसे साफ किया जाना चाहिए। ये सब है, इसलिए इसको मिला है पहला वाटर प्लस शहर। और स्वच्छता में भी इंदौर ही सबसे आगे रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं निधन, तो कल्याण सिंह, ये कल्याण सिंह का निधन हुआ है। और ये कौन है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 21 अगस्त शनिवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वह 89 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु सेप्सिस और बहुअंग विफलता के कारण हुआ है। कल्याण सिंह। उसके बाद यहाँ देखते हैं माकी काजी। तो लोकप्रिय संख्या पहेली सुडोकू के निर्माता माकी काजी जो हैं का 69 वर्ष की आयु में 17 अगस्त 2021 को पित्त नली में कैंसर के कारण निधन हो गया है। जो कि पहेली जो सुडोकू आता है उसके निर्माता कौन थे? माकी काजी। तो ये जो सुडोकू है ये एक तर्क आधारित संयोजनीय संख्या स्थापन पहेली है। इसके बारे में आप लोग सब जानते ही होंगे। पहेली से सेंटर आंशिक रूप से पूर्ण ग्रिड प्रदान करता है, जिसके लिए एक अच्छी तरह से बनाई गई पहेली का एक ही समाधान होता है। तो इसके निर्माता कौन थे? माकी काजी। उसके बाद यहाँ हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं थोड़ा सा खेल का। तो खेल पुरस्कार का नाम बदल के मेजर, ध्यान दीजिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। तो खेल पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अगस्त को हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के नाम पर भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने की घोषणा की है। तो पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें भारत भर के नागरिकों से खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के लिए कई अनुरोध मिल रहे थे। तो ये जो खेल रत्न पुरस्कार, जिसे कि 1991 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान इसे माना जाता है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी के नाम के जगह मेजर ध्यानचंद रखा गया है। और ये मेजर ध्यानचंद के बारे में तो वैसे आप लोग जानते ही होंगे, बट थोड़ी सा हम लोग देख लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के सबसे प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें। और ध्यानचंद का जो जन्म है वो 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने 1926 से 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला। 185 मैचों में 550 से अधिक गोल उन्होंने किया था। और अब पूछा जाए तो इन्हें कौन से पुरस्कार तक मिला है? तो पद्म भूषण मिला है। कब मिला है? तो 1956 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। उसके बाद ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इनका जो जन्म दिवस था, एक्चुअल में इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। और जो 29 अगस्त का दिन है, इसी दिन खेल दिवस के रूप में पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। तो इसीलिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति खेल संबंधित पुरस्कार जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करते हैं इसी दिन 29 अगस्त को, इनके जन्म दिवस के दिन। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो कोलकाता में किया जाएगा डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन।
तो दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट जिसे डूरंड कप कहा जाता है 5 सितंबर से 21 अक्टूबर 2021 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इसे कब से कब तक? तो 5 सितंबर से 21 अक्टूबर तक। और कौन सा संस्करण है? तो 130वां संस्करण है। ये डूरंड कप एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है और यह जो है पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश के डक्साई में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट का नाम मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है। वह भारत के प्रभारी तत्कालीन विदेश सचिव थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे? तो मॉर्टिमर डूरंड के नाम पे। और सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो 1888 में हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था पे नज़र थोड़ा डालते हैं। तो 2021-22 में मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर 3 ट्रिलियन रुपए किया गया है। तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएम मुद्रा योजना, ध्यान दीजिएगा, पीएम मुद्रा योजना PMMY के तहत 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया है। कितना? 3 लाख करोड़। वित्त वर्ष 2020-21 में ऋण वितरण का लक्ष्य 3.21 लाख करोड़ रुपए था। उसके बाद वित्त वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मंजूर 3.21 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में से 3.12 लाख करोड़ रुपए उद्यमियों को वितरित किए गए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कि वित्त वर्ष 2019 से 21 में कुल 3.37 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के साथ यह आंकड़ा और भी ज़्यादा था। इस राशि में से 3.29 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को सरकार द्वारा 2015 में गैर कारपोरेट, गैर कृषि, छोटे सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? तो 2015 में PMMY को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। और ये जो मुद्रा का फुल फॉर्म है तो वो क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछ लिए जाते हैं फुल फॉर्म। तो क्या है? 2015 में किया गया था सरकार द्वारा और इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड नामक वित्तीय संस्था के माध्यम से ऋण वितरित किए जाते हैं। यह बैंकों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और गैर वित्तीय संस्थाएं जैसे कि अंतिम मील वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गैर कारपोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्तीय पोषण प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, 2015 में लाया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा कौन सा? मुद्रा योजना, जिसके तहत इस बार कितना है? तो 3 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है वितरित करने का, मतलब इसके माध्यम से ऋण वितरित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 21 अगस्त 2021 को एक महत्वाकांक्षी उभरते सितारे फंड लॉन्च करेंगे। इसे निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए लॉन्च किया जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म होंगे। और साथ में ये क्या है? उभरते सितारे फंड। तो ये जो एग्जिम बैंक और ये जो सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से उभरते सितारे फंड की स्थापना की गई है, इससे लखनऊ में लॉन्च किया जाएगा। यह निर्यात क्षमता के साथ साथ प्रौद्योगिकी, उत्पादों और प्रक्रियाओं के संबंध में संभावित लाभ रखने वाले भारतीय उद्यमों की पहचान करेगा। एग्जिम बैंक और सिडबी ने उत्तर प्रदेश में ऑटो कंपोनेंट, फार्मा, कृषि, इंजीनियरिंग समाधान और सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में 100 से अधिक संभावित कंपनियों की एक पाइपलाइन विकसित की है। इसी को कहा जा रहा है उभरते सितारे फंड।
तो इसी तरीके से विकास परक का ये जो थर्ड पार्ट है वो ख़त्म होता है, और भी कुछ चीज़ें बच गई हैं जिसको हम लोग चौथे पार्ट में लेकर आएंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।